parliamentary form of government. This is the fifth salient feature of constitution. Fifth salient feature of the constitution, parliamentary form of government. Indian constitution has opted for the British parliamentary system of government rather than American presidential system of government. Parliamentary form of government is based on the cooperation and coordination between the executive and legislative organ of the government. Now, what is the legislative and what is the executive government of the organ of the government? तो executive organ of the government क्या है? मैं आपको ये बताता हूं कि executive organ गवर्नमेंट का क्या है? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. कौन कौन लोग हैं? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कौन कौन है गवर्नमेंट का? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ये कौन हो गए? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन. अब आते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन. लेजिस्लेटिव ऑर्गन, लेजिस्लेटिव ऑर्गन क्या है? तो पार्लियामेंट, बस पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट. तो इन दोनों का, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और लेजिस्लेटिव ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन का मतलब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मतलब कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनका कोऑपरेशन पार्लियामेंट को मिलेगा. और पार्लियामेंट का कोऑपरेशन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनको मिलेगा. इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? इन दोनों का सेपरेशन. सेपरेशन, सेपरेशन. प्रेसिडेंट अलग, वहां का वाइस प्रेसिडेंट अलग है, पार्लियामेंट अलग है. अमेरिका में प्रेसिडेंट अलग है, पार्लियामेंट अलग है. इंडिया में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट, ये दोनों मिक्स्ड है. इन द सेंस दोनों कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेट करके काम करने के सिस्टम को ही क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जैसे ही सेपरेशन हुआ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का, तो मतलब वो कौन सा गवर्नमेंट आ गया? कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गया? अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गया. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब देखो, इसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या क्या कहते हैं? क्या क्या नाम है इनका? कैबिनेट गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट, सही बात है, कैबिनेट गवर्नमेंट. और क्या कहते हैं? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं. वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, है ना? वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं. तीसरा नाम है इनका रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं. और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा रोल होता है कि इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहते हैं. इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहते हैं. इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहते हैं. ठीक है, इसके बाद बहुत लोग ये कहते हैं कि ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम लगभग एक है, मतलब लेकिन एक है, लगभग सिमिलर है ये, पर कुछ डिफरेंस भी है. जो जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? सोवरेन बॉडी है.
क्या है, सॉवरेन बॉडी है। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम सॉवरेन नहीं है, नॉट अ सॉवरेन बॉडी। क्यों भाई, सॉवरेन क्यों नहीं है, जबकि यहाँ भी प्राइम मिनिस्ट्रियल, यहाँ भी कैबिनेट गवर्नमेंट है जिस तरीके से ब्रिटिश में है, तो यहाँ सॉवरेन बॉडी क्यों नहीं है? तो यहाँ पे इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को, पार्लियामेंट को ये पावर मिला हुआ है कि आप कोई भी एक्ट बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं करना चाहिए। मान लो कोई एक ऐसा एक्ट बन गया, एक ऐसा लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहा हो, कौन? मान लो कोई एक ऐसा लॉ पार्लियामेंट से आया जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा हो, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट इंडियन पार्लियामेंट के उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देगी। क्या कह देगी? नल एंड वॉइड कह देगी, नल एंड वॉइड कर देगी, करार कर देगी। जैसे ही ये वो लॉ नल एंड वॉइड कंसिडर हो गया बाय द सुप्रीम कोर्ट, अब वो लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा, अब वो लॉ नहीं रह जाएगा, वो लॉ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम सोवरेन नहीं है। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सुप्रीम, सबसे सुप्रीम। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए सुप्रीम नहीं है क्योंकि इसके बनाए हुए एक्ट को अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करता है या वायलेट करता है, तो इसको नल एंड वॉइड कौन कर दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट, इंडियन जुडिशियरी। इसका मतलब पार्लियामेंट को डिमीन करने वाला भी एक बॉडी है इंडिया में, इसलिए पार्लियामेंट सोवरेन नहीं रही, ठीक है। तो इसलिए इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम सोवरेन नहीं है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ब्रिटिश में, अगर ब्रिटिश के पार्लियामेंट से कोई एक्ट, कोई बिल पास होकर एक्ट बन गया, तो उसे कोई चैलेंज को भी वहां की जुडिशरी नहीं कर सकती है। अब वो जो एक्ट बन गया है सो बन गया, अब उस एक्ट को चेंज अगर कोई करेगा तो पार्लियामेंट ही करेगा, जुडिशरी नहीं कर पाएगी। ब्रिटिश का पार्लियामेंट ही उस बनाए हुए एक्ट में अमेंडमेंट करेगा, लेकिन जुडिशरी चाहेगा कि उस एक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया जाए। ये चीज पॉसिबल ब्रिटेन में नहीं है। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है? सोवरेन है। क्या है? सोवरेन है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? अब सिक्स सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्स सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। मतलब कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भी होनी चाहिए और जुडिशरी की भी सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि पार्लियामेंट भी सुप्रीम रहे और जुडिशरी भी सुप्रीम रहे? क्योंकि सुप्रीम तो कोई एक होता है। अब दोनों की सुप्रीमेसी मेंटेन रखने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देती है कि पार्लियामेंट को काउंटर कौन कर सकता है? जुडिशरी, और जुडिशरी को काउंटर कौन करेगा? पार्लियामेंट, है ना। तभी तो दोनों सुप्रीम होंगे। और ये खूबी ना ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए खूबसूरत है क्योंकि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठा लिया? पार्लियामेंट सोवरेनिटी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठा लिया? जुडिशरी की सुप्रीमेसी।
और दोनों को पावर दे दिया और दोनों के हाथ में डंडा दे दिया कि कोई भी एक गलती करेगा अब दूसरा उसे रोकेगा। अब मान लो, तो अब क्या होता है कि मान लो पार्लियामेंट में कोई एक ऐसा लॉ बनाया जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन कंसिडर करेगा? कौन उसे कहेगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वो लॉ इनवैलिडेट हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा? कौन कहेगा? जुडिशरी कहेगा। अब पार्लियामेंट के पास क्या पावर आया? पार्लियामेंट के पास क्या के पास कौन सा डंडा है? पार्लियामेंट के पास पावर यह है कि वो उस बिल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगा, उस बिल में अमेंडमेंट लाएगा और उसको वापस से लॉ बना देगा। ये पावर किसके पास आ गई? पार्लियामेंट के पास, कि उस बिल को वापस से वो लोकसभा राज्यसभा में पास कराएगा विथ अमेंडमेंट, उसमें अमेंडमेंट करेगा बिल में, जो चेंजेस जुडिशरी कहेगी कि ये चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये प्रोविजन इस बिल का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो या तो उस प्रोविजन को हटा देगी पार्लियामेंट या तो उसमें कुछ चेंज कर देगी ताकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज ना करे, इनवैलिडेट ना करे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। बस वो बिल पास हो जाएगा और जुडिशरी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उसे रोकने का, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने का। तो इस वजह से दोनों सुप्रीम हो गई, जुडिशरी भी सुप्रीम हो गई और पार्लियामेंट भी सुप्रीम हो गई। तो ये जो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ये बिल्कुल अलग है। ये किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगा। हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले ली? जुडिशियल सुप्रीमेसी। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले लिया? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो छठा क्या है? सिंथेसिस ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। ठीक है, अब इसी फीचर का, इसे सीलिएंट फीचर का मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं। अब जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है? सोवरेन है, सोवरेन बॉडी है। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट तो सोवरेन नहीं है, क्योंकि उसको काउंटर करने वाला कौन है? जुडिशरी है। उसी तरीके से इंडियन जुडिशरी के पास इतनी ज्यादा भी जुडिशियल रिव्यू पावर नहीं है जितने की अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन जुडिशरी को दी गई है। मतलब कि अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू पावर is greater than Indian judicial review power। बिल्कुल सेम तरीके से जो हमने पिछली बार में देखा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री sovereignty is greater than Indian parliamentary sovereignty।
अब अपन कौन से पॉइंट पे ध्यान देंगे? इस पॉइंट पे ध्यान देंगे कि इसको मैं अभी आपको प्रूव करूंगा कैसे, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू पावर ज्यादा है और इंडियन जुडिशियल पावर नैरो है। क्यों है भाई? तो ये इसलिए है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में क्या लिखा है? आर्टिकल 21 में लिखा है एस्टैब्लिश प्रोसीड्यूर बाय लॉ। क्या लिखा हुआ है? प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में राइट टू लिबर्टी में क्या लिखा हुआ है? प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको यह बताता हूं। प्रोसीड्यूर established by law, ठीक है, वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन दोनों में अंतर क्या है। ध्यान से सुनना, एक कहानी बताऊंगा, ठीक है? तो ये मिटा देता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल सच्ची कहानी है ये कहानी है 1960 की। कब की कहानी है? 1960 की। तो ध्यान से सुनो ये कहानी है 1950 की, 1960 की नहीं, 1950 की कहानी है। 1950 में क्या होता है कि एक कम्युनिस्ट लीडर होते हैं तमिलनाडु के, उनका नाम होता है ए.के. गोपालन। उनका क्या नाम होता है, क्या नाम रहता है? ए.के. गोपालन। तो ए.के. गोपालन को गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है विदाउट एनी रीजन, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उन्हें अरेस्ट किया जाता है, ए.के. गोपालन जी को, 1950 में। तो ए.के. गोपालन जी केस कर देते हैं मद्रास स्टेट पे, क्योंकि मद्रास स्टेट ही उन्हें अरेस्ट करती है। तो मद्रास स्टेट पे ए.के. गोपालन जी क्या कर देते हैं? केस कर देते हैं, केस फाइल कर देते हैं। और उनका केस कहां पहुंच जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट। ये कब की घटना है? 1950 में, ठीक है? अब ए.के. गोपालन जी सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज से क्या कहते हैं, ये सुनना ध्यान से। ए.के. गोपालन जी ने ये कहा कि सर, मद्रास स्टेट ने विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन बताया नहीं, और प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत मुझे अरेस्ट कर लिया। तो मद्रास स्टेट ने मेरे दो फंडामेंटल राइट्स को इनवैलिडेट किया है, दो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया है। कौन कौन से? आर्टिकल 91 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी,
क्या है ये? राइट टू मूवमेंट, मेरे घूमने फिरने की आजादी को रोका गया। सेकंड, आर्टिकल 21, अब अगर कोई आर्टिकल 19 को उल्लंघन करता है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है, तो जाहिर सी बात है वो आर्टिकल 21 को भी इनवैलिडेट कर देगा, आर्टिकल 21 को भी चैलेंज कर देगा, राइट टू लिबर्टी। तो ए.के. गोपालन जी ने क्या कहा कि मद्रास स्टेट ने मेरी 2 फंडामेंटल राइट्स को इनवैलिडेट किया है, उल्लंघन किया है। किसने किया है? मद्रास स्टेट ने किया है। तो ए.के. गोपालन जी ने कहा कि मुझे जेल से बाहर निकाला जाए और कार्रवाई की जाए मद्रास स्टेट पे, क्योंकि इन्होंने मेरे 2 फंडामेंटल राइट्स को इनवैलिडेट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें सुनी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, वो ध्यान सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी बातें मैंने सुन ली है, अब आप मेरी बात गौर करके सुनो कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है। प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि मैं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि मैं बस 2 चीज देखूंगा कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 है, इसको लागू करने वाले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि नहीं। मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो लाया है, लागू किया है, इसको लागू करने वाले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि नहीं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट है कि नहीं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब कि जो अथॉरिटी ने इस एक्ट को लागू किया है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट है कि नहीं। तो हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि मैं दूसरी चीज क्या देखूंगा कि ये एक्ट प्रोसीड्यूर से पास हुआ है कि नहीं, मतलब ये एक्ट प्रोसीड्यूरल है कि नहीं। प्रोसीड्यूरल मतलब कि क्या ये एक्ट बनने से पहले जो बिल था ये लोकसभा से पास हुआ कि नहीं, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में पास हुआ कि नहीं, या फिर राज्यसभा से ये लोकसभा में पास हुआ कि नहीं, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास गया कि नहीं। अगर ये तीनों स्टेज इस बिल ने पास होकर एक्ट बन गया है, इसका मतलब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बिल्कुल सही है। मैं बस इतना देखूंगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इस एक्ट को लागू किया है कि नहीं। दूसरा कि ये एक्ट, ये जो बिल प्रोसीड्यूर को पास करके ये एक्ट बना है कि नहीं, मैं बस इतना ही देखूंगा, इसके अलावा नहीं दूंगा। अगर ये दोनों पास हो गए, अगर ये दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी सही है और प्रोसीड्यूरल प्रोसेस भी सही है, तो इसका मतलब ये एक्ट बिल्कुल सही है। और इस एक्ट के तहत जाने वाले आपके जैसे कोई भी होंगे जेल, तो वो भी सही है। इसका मतलब आप जेल में गए, बिल्कुल सही गए हैं। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा। पर एक जज ने, तो समझ में आ गई ये प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, ये बात समझ में आ गई आपको। प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, ये बात समझ में आ गई आपको। पर एक जज ने डिसेंट जजमेंट दी। उस जज का क्या नाम था? उस जज का क्या नाम था? फैजल अली। फैजल अली। फैजल अली। फैजल अली। उस जज का क्या नाम था? फैजल अली। फैजल अली। उस जज का क्या नाम था?
फैजल अली, फैजल अली, उस जज का क्या नाम था? फैजल अली। ठीक है, तो फैजल अली ने एक डिसेंटिंग जजमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि ठीक है, लॉ को प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ होना चाहिए, मैं मानता हूं कि उसमें कुछ कमी नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है कि कंपेटेंट अथॉरिटी ने उस लॉ को लागू किया है कि नहीं, या फिर वो लॉ प्रोसीड्यूर पास होके लॉ बना है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज और हमें ध्यान देनी होगी कि क्या ये लॉ फेयर है, जस्ट है और रीजनेबल है? क्या ये तीनों है? क्या ये लॉ फेयर है, जस्ट है और रीजनेबल है? ये किसने कहा? फैजल अली जज ने कहा। फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल को ही कहते हैं हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर कोई लॉ फेयर नहीं है लेकिन वो प्रोसीड्यूरल पास है, कंपेटेंट अथॉरिटी भी उसकी सही है, लेकिन वो फेयर नहीं है, मतलब वो लॉ सही नहीं है। ये किसने कहा? फैजल अली ने कहा। ये किसने कहा? फैजल अली ने कहा, फैजल अली ने कहा। तो फैजल अली ने एक चीज और कही कि कोई भी लॉ है उसे 3 स्टेप को सेटिस्फाई करना होगा, मतलब सब्सटैंटिव होना होगा, संतोषजनक होना होगा। कौन कौन सा? आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, 19 और 21, आर्टिकल 14, 19 और 21। अगर ये तीनों को सेटिस्फाई करता है कोई भी लॉ, तो वो लॉ सही है, लॉ फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल है। मतलब कि अब क्या हो गया अल्टीमेट? कोई भी लॉ आर्टिकल 14, 19 और 21 को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि वो लॉ क्या है? फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल है। इसका कि मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब जो प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो था, वो अब क्या हो गया? इक्वल हो गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के। प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो था अब इक्वल हो गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, क्योंकि फैजल अली ने क्या कहा कि आर्टिकल 14, 19 और 21 ये तीनों आर्टिकल लॉ को सब्सटेंसिव होना चाहिए, मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए वो लॉ, आर्टिकल 14, 19, 21। और यही तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहती है कि फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, फेयर, राइट, ये राइट टू फ्रीडम, फेयर, आर्टिकल 20, राइट टू लिबर्टी, फेयर, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज जस्ट इक्वल टू, जैसे ये इंक्लूड हुआ कि आर्टिकल 14, 19 और 21 ये तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए कोई भी लॉ, जैसे ये वर्डिक्ट में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज जस्ट इक्वल टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फैजल अली ने क्या कहा कि आर्टिकल 14, 19 और 21 ये तीनों आर्टिकल कोई भी लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये नहीं करता है, इसका मतलब वो लॉ फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल नहीं है, मतलब कि वो लॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को के अगेंस्ट है। उस लॉ को इनवैलिडेट, नल एंड वॉइड करार देना चाहिए।
ये किसने कहा? फैजल अली ने कहा। अब कोई भी लॉ है, अगर तुम उसको चैलेंज करते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगी कि आर्टिकल 14, 19, 21 इन तीनों को वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, प्लस वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी देखेगी और वो प्रोसीड्यूरल पास किया है कि नहीं, प्रोसीड्यूरल प्रोसेस को वो फॉलो किया है कि नहीं, ये भी देखेगी। मतलब कि अब क्या हो गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज जस्ट इक्वल टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज जस्ट इक्वल टू प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यही सेम चीज, सेम वर्डिक्ट हुआ, सेम वर्डिक्ट आया किसमें? मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी 1978 केस में, कि आर्टिकल 14, 19 और 21 ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। कोई भी लॉ अगर सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब कि वो लॉ फेयर, जस्ट एंड रिजनेबल है, बिल्कुल सही है। और एक और कंक्लूजन क्या आया कि प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज जस्ट सिमिलर टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इतनी बात आ गई समझ में? अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां यूज होता है बाबू? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज होता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इंडिया में क्या होता है? प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसलिए इंडियन जुडिशियरी की जुडिशियल रिव्यू पावर नैरो है, कम है विथ रिस्पेक्ट टू अमेरिकन जुडिशियल पावर। अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू पावर के कंपैरिजन में हमारा जुडिशियल रिव्यू पावर वो नैरोवर है। अब 7वां सीलेंट फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से लिंक्ड, इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर। जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर। अब ये कैसे है मैं आपको बताता हूं। इंटीग्रेटेड, सबसे पहले आएंगे हम लोग इंटीग्रेटेड पे, कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी हमारी कैसी है, ये मैं आपको बताता हूं। अब देखो, सबसे ऊपर क्या है हमारा? सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर क्या है हमारा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके नीचे क्या है? हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे अदर लोअर कोर्ट्स, अदर लोअर कोर्ट्स, ठीक है। अब ये इंटीग्रेटेड कैसे है? ठीक है, ये इंटीग्रेटेड कैसे है? अब मान लो ये लोअर कोर्ट जो है, इसने कुछ जुरिस्डिक्शन, इसने कुछ एडजुडिकेट किया, इसने कुछ जजमेंट दी। किसने दिया? अदर लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया। इसने अदर लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, इसको कौन रिव्यू और रिपील कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये जजमेंट 1 है, इस जजमेंट को कौन रिव्यू कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को कौन रिव्यू कर सकता है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के जजमेंट को कौन रिव्यू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। इंटीग्रेटेड है, 1 ये फ्लो, 1 ये फ्लो, 1 टोटली इंटीग्रेटेड है। लोअर कोर्ट के
जजमेंट को रिव्यू कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को कौन रिव्यू कर सकता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजमेंट को कौन रिव्यू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। इंटीग्रेटेड है। आ गई बात समझ में? अब ये इंडिपेंडेंट कैसे है? इंटीग्रेटेड तो समझ में आ गई। सातवां हमारा क्या है? सातवां क्या फीचर्स क्या है? सातवां फीचर क्या है हमारा? सातवां सीलियंट फीचर क्या है? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड तो समझ में आ गया, इंटीग्रेटेड समझ में आ गया। अब अपन इंडिपेंडेंट जुडिशरी समझेंगे कि इंडिपेंडेंट कैसे है, किन से इंडिपेंडेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, ठीक है, इसकी टेन्योर क्या होती है? फिक्स होती है। सर्विस कंडीशन फिक्स्ड होती है सुप्रीम कोर्ट के जज का। और सुप्रीम कोर्ट के जज का जो भी जजमेंट होता है कोर्ट में, उसको डिस्कशन नहीं कर सकती पार्लियामेंट में। लेजिस्लेचर कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या वर्डिक्ट को डिस्कस नहीं कर सकती पार्लियामेंट में। आ रही बात समझ में? नो डिस्कशन, नो डिस्कशन, नो डिस्कशन on the judgment of Supreme Court in the legislature। प्रोहाइबिटेड है, प्रोहाइबिटेड है। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द पार्लियामेंट, इन द लेजिस्लेचर। आ गई बात समझ में कि आप डिस्कशन ही नहीं कर सकते पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जिस जजमेंट का, ठीक है। इस तरीके से, और ये जो भी सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के जज का, या फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट का खर्चा है, वो सब कहाँ पे कौन उठाता है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है जज का सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज का सैलरी, है ना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे क्या होगा? जो हाई कोर्ट के जज होंगे उनकी सैलरी, जो हाई कोर्ट के एम्प्लॉयज होंगे उनकी सैलरी वहां से चार्ज की जाएगी। तो कोई भी चीज डिपेंडेंट नहीं होता है लेजिस्लेचर पे, जुडिशियरी। इस वजह से ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इस वजह से ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इतनी बात आ गई समझ में? नेक्स्ट salient feature of Indian Constitution is fundamental rights. Now fundamental rights are meant for political democracy. Fundamental rights are meant for political democracy. They are meant to be used as limitation on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. They are like a safeguard for the citizens. The aggrieved person can go directly to the Supreme Court, and the Supreme Court can issue writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto for the restoration of his rights. Now, next salient feature is fundamental rights. There are 6 fundamental rights in part 3 of the Indian Constitution, but originally there were 7 fundamental rights.
but the right to property was eliminated. There was Article 31 was eliminated, and it was now it is a legal right under Article 300A. Okay, now fundamental duties. This is the eighth salient feature: fundamental rights. Fundamental rights. Okay, fundamental rights. Now, what are those 6 fundamental rights? Now, this fundamental rights, part 3 of the Constitution, contains 6 fundamental rights. First, right to equality. ये कहां से कहां तक है? कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 14 से 18. ठीक है. दूसरा, राइट टू फ्रीडम. ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से 22. तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 23 to 24, मीन्स 23 and 24. Fourth, right to freedom of religion. ये आर्टिकल 25 से 28 है. ठीक है. Fifth is cultural and educational rights. ये आर्टिकल 29, 30 है. छठा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है. ये आर्टिकल 32 है. आर्टिकल 31 क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि डिलीट कर दिया गया है. अब उसे कैसे, और वो लीगल राइट हो चुका है फंडामेंटल राइट से. आर्टिकल 300A इन पार्ट 12. ठीक है, वो पार्ट 12 में है. वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में उसे हटा दिया गया था. ठीक है, वो पार्ट 12 में है. अभी आर्टिकल 300A है, वो राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है, अब ये है 6 प्रेजेंटली हमारा फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. अब जो फंडामेंटल राइट्स है, ये क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है. क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं है, मतलब इन द सेंस असीम नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल समंदर है और इनफाइनाइट तक इसका रेंज है. नहीं, ये भी लिमिटेड है. ये भी, इसमें भी लिमिटेशंस है. इनकी भी लिमिटेशंस है. इनकी भी लिमिटेशंस है. इनकी भी रिस्ट्रिक्शंस है. ठीक है, तो क्या है ये? नॉट एब्सोल्यूट, मतलब असीम नहीं है. असीम नहीं है, मतलब इसकी सीमा है भाई. ऐसा नहीं कि इसका सीमा ही नहीं है. असीम नहीं है, असीम नहीं है. ठीक है. इसके बाद ये सैंक्रो सैंक्ट नहीं है, मतलब पत्थर पे लिखा हुआ लकीर नहीं है. ये चेंज हो सकता है. ये चेंज हो सकता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, CAA से, अंडर आर्टिकल 368 ये चेंज हो सकता है. ठीक है, ओके. इसके बाद 2 हो गया. इसके बाद अपन पढ़ेंगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. नाउ द नेक्स्ट salient feature is
Directive Principles of State Policy, that is DPSP. Now DPSP, about DPSP, Dr. B.R. Ambedkar said that directive principles are the novel feature of our Indian Constitution. Directive principle of state policy, DPSP, is the novel feature of the Indian Constitution. उन्होंने इसलिए ये कहा क्योंकि डीपीएसपी डायरेक्शन देता है पूरे स्टेट को कि कैसे एक समाज सोशली एंड इकोनॉमिकली डेमोक्रेटिक बने, कैसे लोगों में इकोनॉमिकली, सामाजिक और आर्थिक समानता आए। मतलब कि डीपीएसपी समाज में क्या लाता है, स्टेट में क्या लाता है, पूरे राज्य में क्या लाता है, पूरे साम्राज्य प्रजा में क्या लाता है, समानता। किस चीज में? सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिकली इक्वालिटी। ये कहां से आएगा? ये कहां से आ रहा है? ये चीज कहां से आ रहा है? ये चीज कहां से आ रहा है? ये चीज कहां से आ रहा है? सोशली इक्वालिटी, इकोनॉमिकली इक्वालिटी, ये चीज आ रहा है डीपीएसपी से। डीपीएसपी से डीपीएसपी से डीपीएसपी के 3 कैटेगरीज हैं। मतलब डीपीएसपी के जो डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्टिव्स मीन्स दिशा, डायरेक्टिव्स मीन्स किसी को डायरेक्शन देना, दिशा देना कि ऐसे करोगे तो समाज हमारा, सामाजिक समानताएं आएंगी, आर्थिक समानताएं आएंगी। तो डायरेक्टिव्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला, गांधीयन अप्रोच, गांधीयन डायरेक्टिव्स, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव्स, और तीसरा क्या है? लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स 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 ठीक है। अब हमें यह मालूम चल गया कि डीपीएसपी पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए दिया गया ताकि स्टेट में सामाजिक समानताएं आ सके, आर्थिक समानताएं आ सके। इसके बाद क्या क्या इसके फीचर्स हैं डीपीएसपी के? ये 9वां फीचर है डीपीएसपी। ठीक है, तो पहला ये क्या है? नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। ये इन्फोर्सेबल नहीं होती है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ये नहीं कह सकती कि इसका वायलेशन हुआ है तो तुम्हें पनिश करेंगे, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, बट
it is the moral obligation of the state authorities to impose them. But along with the public opinion, अगर पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक का समर्थन है कि ये लॉ बनना चाहिए जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अलाइन हो, सो DPSP is the moral obligation of the state authority to implement them. But to implement them or not, it is a issue of public opinion. Or the force behind the implementation is political. If public want to have a minimum wage for laborers, then state will implement a law on the minimum wage of the laborers. On the minimum wage of the laborers. If public want to have a law against the cow slaughter, then state have to implement a law against cow slaughter. So DPSP are not enforceable, just like the fundamental rights. They are not enforceable, means courts cannot punish a person if he is violating the DPSP. But if the state impose the law which is contained in the DPSP, and then the person commit the crime, then he will be punished by the court, because that DPSP has been implemented as a law. So in the Minerva Mills case versus Union of India, 1980, Supreme Court held that Indian Constitution is founded on the bedrock of fundamental rights and directive principles. Indian Constitution is founded on the bedrock of fundamental rights and directive principles. Okay. Now the next salient feature is fundamental duties. Now fundamental duties is also not enforceable by the court, just like the DPSP. Fundamental duties are also not enforceable by the court. Fundamental duties are just duties which a state wants a citizen to do. फंडामेंटल ड्यूटी, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया था तो उस वक्त फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. फंडामेंटल ड्यूटी कब आता है? इंटरनल इमरजेंसी के वक्त. 1975 से जब 1977 तक इंटरनल इमरजेंसी चली, तो इस वक्त क्या आया हमारा? फंडामेंटल ड्यूटीज. किनके चेयरमैनशिप में? स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में फंडामेंटल ड्यूटी आया. 42nd अमेंडमेंट 1976 में.
जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इस अमेंडमेंट को। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। कौन से पार्ट में ऐड किया गया है? पार्ट 4A। पार्ट 4A में, पार्ट 4A में ऐड किया गया है। और इस पार्ट 4A में बस एक ही आर्टिकल है, वो आर्टिकल 51 है। इस आर्टिकल में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया। ठीक है, ठीक है। और सबसे रिसेंट में कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी को, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा कितना है? 11 है। और रिसेंट में फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा एक्ट में ऐड किया गया है? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, मतलब कि 1976 में 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। ठीक है, जो कि आखिरी फंडामेंटल ड्यूटी था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी इन्फोर्सेबल नहीं होता है, ये भी इन्फोर्सेबल नहीं होता है, ये भी इन्फोर्सेबल नहीं होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जस्ट लाइक डीपीएसपी, नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है।